हेलो दोस्तों, चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की मुख्य बातें। पिछली 2 कक्षाओं में हमने पढ़ लिया था कि प्रस्तावना क्यों है। तो हमने पढ़ा कि प्रस्तावना अपने संविधान की भूमिका है। फिर दूसरी क्लास में हमने अपनी पूरी प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ा था, समझ के, ताकि याद हो जाए। अब ये तीसरी क्लास जो है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना की जो मुख्य बातें हैं, उससे चलिए हम पढ़ते हैं। चलिए आ जाइए। प्रस्तावना की मुख्य बातें क्या है? प्रस्तावना की मुख्य बातें, तो पहला पॉइंट है कि शासन का स्रोत क्या है। प्रस्तावना में बताया गया है, हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना में बताया गया है, भूमिका है तो पूरे संविधान के बारे में बताया गया होगा, ठीक है। तो प्रस्तावना में बताया गया है कि शासन का स्रोत क्या है। हमारे एग्जाम में भी पूछता है कि शासन का स्रोत क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है जनता को। हमने पढ़ा था हम भारत के लोग, याद कीजिए अपनी प्रस्तावना को। तो यहाँ पे शासन का स्रोत जनता को बताया गया है प्रस्तावना में, ठीक है। प्रस्तावना में शासन का स्रोत किसे बताया गया है? जनता को। एग्जाम में आता है, वनडे हो या कोई पीसीएस हो, सारे एग्जामों में पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब शासन का स्वरूप देखते हैं। शासन का स्वरूप कैसा होगा, ये भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रस्तावना में दिया हुआ है और हमारे एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन। तो शासन का स्वरूप है, सबसे पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। शासन का स्वरूप बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब हमने कल भी समझा था, थोड़ा सा आज भी समझ लेते हैं। प्रभुत्व मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न, यानी जिसका अधिकार है, किसका राइट है, ठीक है। तो संपूर्ण प्रभुत्व पूरी तरह से किसका अधिकार है? शासन के स्वरूप कैसा होगा? संपूर्ण प्रभुत्व, कौन डिसीजन ले पाएगा? जो शासन का जो स्वरूप है, इसमें बताया गया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ये प्रस्तावना में बताया गया है। कौन सा होगा? तो जनता। देखिए जनता को बताया गया है, मेन स्रोत तो जनता है, बट यहाँ पे बताया गया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा शासन का स्वरूप। यानी कि कोई भी डिसीजन लेना हो हमें, या घरेलू का हो या विदेश नीति का हो, सारा हम खुद ले पाएंगे। अब हमें कोई और देश हमारे देश के डिसीजन को नहीं लेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी का मतलब जैसे समाज को ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा। जैसे अपने देश में, हमारे यहाँ तो मिश्रित है, बट हम समाज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। तो शासन का स्वरूप सबसे पहला होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी कि हम अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। समाजवादी यानी समाज को वैल्यू दिया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, हमारे यहाँ किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को वैल्यू दिया जाएगा। जो पश्चिम में पंथ निरपेक्ष होता है, आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे, तो वहाँ होता है धर्म निरपेक्ष, यानी कि जो शासक है, जो सरकार होती है, वो पूरी तरह अलग होती है धर्म से। लेकिन हमारे यहाँ पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि हम सभी धर्मों को बराबर देखते हैं, ठीक है। अब देखिए लोकतंत्रात्मक, यानी कि लोगों का तंत्र है, लोग चुन के भेजते हैं ना, हम अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और जो राज्य में भी भेजते हैं तो हम चुन के भेजते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्रात्मक होगा। और गणराज्य का मतलब चुना हुआ सरकार जाएगा हमारे पास, हम चुन के भेजेंगे। एक तो लोकतंत्रात्मक होगा, और गणराज्य जो हमारे संविधान के अनुसार देश चलता है। तो ये था शासन का स्वरूप। इसे अब याद कैसे करेंगे, देखिए समझ लीजिए। हमने प्रस्तावना को पढ़ा था कल, शुरुआत का लाइन याद कीजिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सॉरी, ये हमने पढ़ा था। तो इसको कितना है ये ध्यान रखिए। शासन का स्वरूप में कितना होगा? तो 5 होगा। देखिए सॉरी, शासन का स्वरूप में 5 होगा। पहला होगा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। जस्ट ऐसे हम याद करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा कुछ एग्जाम में नहीं आएगा कि कितने शासन का स्वरूप, वो भी आ भी जाए, हो सकता है आ भी जाए, लेकिन हम अपने याद करने के लिए समझ लीजिए। पहला संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ये शासन का स्वरूप 5, समझिए कि 5 दिया हुआ है, ठीक है। शासन का स्वरूप कैसे हम याद करेंगे? अपने मन में सोचेंगे कि हाँ शासन का स्वरूप कैसे, कुछ 5 पॉइंट था मेरे, तो हमें याद होना चाहिए। अब देखिए शासन का उद्देश्य क्या होगा, हम क्यों शासन करेंगे? आखिर हम पहले तो यहाँ लोकतंत्र नहीं था,
पहले या तो राजतंत्र था, राजतंत्र के बाद सामंतवाद आया, सामंतवाद के बाद फिर जो कॉलोनी बना लिया अलग अलग देशों ने आके, जो पावरफुल देश थे। फिर जब स्वतंत्र हुआ देश तो शासन एक लोकतंत्रात्मक शासन चुना गया, गणराज्य बनाया गया, लोगों ने चुनकर सरकार को भेजा कि अब वो शासन चलाएंगे। तो आखिर क्या उद्देश्य होगा? देखिए, तो सबसे पहले इसमें न्याय दिया गया है, जो हमने पढ़ा था कि प्रस्तावना में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से न्याय थे। तो 3 न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिया जाएगा, ये प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये सोचिए कि आखिर क्यों इसको दिया गया, यानी कि पहले ये न्याय नहीं था, इससे पहले ये न्याय नहीं था। तो जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो भी देश के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने महसूस किया था, वो संविधान सभा में थे, तो उन्होंने लगा कि ये सारे न्याय तो हमारे शासन का उद्देश्य ये होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये सारा पॉइंट दिया। अब देखिए, स्वतंत्रता 5 मैंने खुद से लिखा है, ठीक है। अभी जो शासन का उद्देश्य हमने पढ़ा था प्रस्तावना में कि 3 न्याय था, 5 स्वतंत्रता था, समानता 2 था। तो ऐसे अगर हम करके याद करेंगे तो हमें याद हो जाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो न्याय 3 कौन कौन था, फटाफट याद कीजिए, कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कौन कौन था? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, याद हो गया। और समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, और व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये सारा उद्देश्य रखा गया। क्यों रखा गया? थोड़ा थोड़ा इसको भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम भूलेंगे नहीं कि हाँ, शासन का उद्देश्य क्या दिया हुआ था प्रस्तावना में, शासन का स्वरूप क्या दिया हुआ है प्रस्तावना में, ठीक है। शासन का, सॉरी यहाँ पे शासन हो गया है, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे होगा शासन का स्रोत, यहाँ होगा शासन का स्रोत, ठीक है। तो हम इसको ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोच लेंगे क्या था, तो हमें क्या रहेगा कि हमें याद रहेगा लंबे टाइम तक। तो सारे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। अब देख लीजिए कि आखिर हम शासन का स्रोत जनता को बता रहे हैं, तो क्या ये प्रस्तावना में लिखा है? तो कहाँ पे लिखा है, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत कहाँ से हो रही है? प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होता है कि नहीं? हमने याद किया था कि हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होता है। और इसका अंत किससे हो रहा है? देखिए, अंत, शुरुआत हो रहा है हम भारत के लोग से, अंत हो रहा है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत का मतलब हमने कल क्या पढ़ा था? स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब हमने क्या पढ़ा था? उसको लागू करते हैं। और आत्मार्पित का मतलब कि सौंपते हैं, कि जो भी सरकार में जाएंगे चुन के, उनको फिर सौंपा जाता है, ठीक है। शब्दों के साथ होता है जो जनता का शासन का स्रोत बना देता है। इसमें लिखा है शुरुआत और अंत में मिला के हम बोलते हैं कि शासन का स्रोत जनता के है। देखिए, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग शब्द से होता है और इसका अंत अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं शब्दों के साथ होता है जो जनता का शासन का स्रोत बना देता है। तो ये था कि तभी जाके हम कह पा रहे हैं कि जो जनता ही है जो शासन का स्रोत है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसी तरह आप मेरे को फॉलो कीजिए। आपको छोटे छोटे वीडियो में कॉन्सेप्ट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, ठीक है। धन्यवाद।